क्या आपने मणिपुर की घटनाओं के बारे में सुना है? लेकिन सवाल ये है, क्या हमें पूरी और सही जानकारी मिल रही है? हर तरफ अलग कहानियां सुनने को मिल रही है। कोई इसे जातीय संघर्ष बता रहा है, कोई राजनीतिक साजिश, कोई बाहरी ताकतों की चाल। लेकिन सच्चाई क्या है? ये सिर्फ एक राज्य की नहीं, पूरे देश की चिंता का विषय है। मणिपुर में जो हो रहा है, वो सिर्फ वहाँ के लोगों को ही नहीं, बल्कि हम सभी को अफेक्ट करता है। लोगों के घर जल रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। क्या हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए? आज इस वीडियो में हम समझेंगे मणिपुर क्राइसिस क्या है, इसके पीछे की असली वजहें क्या है और क्यों हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सच जानना हर भारतीय का हक है। मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसा एक खूबसूरत राज्य, जिसे द ज्यूअल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन आज ये खूबसूरती एक गहरे कॉन्फ्लिक्ट से घिर चुकी है। सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे हुआ? मणिपुर हमेशा से एक एथनिकली डाइवर्स राज्य रहा है, जहां अलग अलग समुदाय रहते हैं, मेटी, कुकी, नागा और कई दूसरे छोटे ग्रुप्स। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से यहाँ दशकों से टेंशन बनी हुई है? लगभग 53% पॉपुलेशन मैतेई समुदाय की है। ये ज्यादातर वैली एरियाज में रहते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और सामाजिक व राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माने जाते हैं। इन्हें एसटी स्टेटस नहीं मिला हुआ है, जिससे वे कुछ सरकारी बेनिफिट से बाहर हैं। ये हिली रीजन्स में रहते हैं, ज्यादातर क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े हुए हैं। इन्हें एसटी स्टेटस मिला हुआ है, जिससे उन्हें कई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। हाल ही में इन्हें इल्लीगल इमिग्रेंट्स कहकर टारगेट किया गया है, जिससे विवाद बढ़ गया। नागा समुदाय भी पहाड़ियों में रहते हैं। नागालैंड से जुड़े नागा समुदायों का यहाँ भी प्रेजेंस है। मणिपुर और नागालैंड में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट का भी असर दिखता है। अब सवाल ये उठता है कि अभी इतना बड़ा क्लैश क्यों हो रहा है? मैतेई समुदाय ने एसटी स्टेटस की मांग की, ताकि उन्हें भी सरकारी रिजर्वेशन और अन्य सुविधाएं मिल सके। कुकी और नागा समुदाय इसके खिलाफ थे, क्योंकि इससे उनकी एग्जिस्टिंग सुविधाओं पर असर पड़ सकता था। सरकार ने इल्लीगल एनक्रोचमेंट, अवैध कब्जे के नाम पर कई कुकी विलेजेस को हटाया, जिससे उनका गुस्सा बढ़ गया। कुकी समुदाय पर म्यांमार से इल्लीगल माइग्रेशन का आरोप लगाया गया, जिससे एथनिक टेंशन्स और बढ़ गई। 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने एक प्रदर्शन किया, जिसमें हिंसा भड़क गई। देखते ही देखते घाटी और पहाड़ियों में रायट्स, आर्सन और डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया। सरकार ने इंटरनेट शटडाउन कर दिया, लेकिन हिंसा बढ़ती गई। ये सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है, बल्कि इससे पूरे देश पर असर पड़ रहा है। सरकार, सेना और लोकल अथॉरिटीज हालात संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है? मणिपुर में जो हो रहा है, वो कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक लंबी सीरीज ऑफ इवेंट्स का नतीजा है। आइए एक टाइमलाइन के जरिए समझते हैं कि कैसे ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा बन गया। 3 मई 2023 ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने एसटी स्टेटस के खिलाफ ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला। प्रदर्शन वायलेंट हो गया और मेटी और कुकी क्लैशेस शुरू हो गए। घर, चर्च और टेम्पल जलाए गए। मणिपुर सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया और इंटरनेट शटडाउन किया। 4 से 7 मई 2023 पूरे राज्य में आर्म्ड ग्रुप्स एक्टिव हो गए। लोग डिस्प्लेसमेंट कैंप्स में जाने लगे। 5000 से ज्यादा घर जलाए गए, सैकड़ों गाड़ियां तोड़ी गई, 20,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए और उन्हें सेना की सुरक्षा में रखा गया। इंटरनेट पूरी तरह शटडाउन कर दिया गया ताकि अफवाहें न फैले, लेकिन इससे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया। 8 से 15 मई 2023 इंडियन आर्मी और असम राइफल्स को डिप्लॉय किया गया। शूट एट साइट ऑर्डर्स दिए गए, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में ब्लेम गेम शुरू हो गया। कोई इसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कह रहा था, कोई इसे इल्लीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा बता रहा था। मीनवाइल, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पूरे इशू को कवरेज देने में बहुत देर कर दी। जून मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का दौर। शुरुआत में मीडिया ने इस मुद्दे को इग्नोर किया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज वायरल होने लगे। नेशनल मीडिया ने बायस्ड रिपोर्टिंग शुरू कर दी। कुछ चैनल इसे इल्लीगल माइग्रेशन इशू, तो कुछ एथनिक जेनोसाइड कहने लगे। कुछ व्हाट्सएप और ट्विटर अकाउंट्स ने इस मामले को हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन बना दिया, जबकि ये असल में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था। मीनवाइल, ग्राउंड रियलिटी ये थी कि लोगों के घर जल रहे थे, महिलाएं और बच्चे बेघर हो चुके थे और सरकारों की पॉलिसीज पर सवाल उठ रहे थे। जुलाई अगस्त में
पीएम मोदी ने पहली बार मणिपुर के मुद्दे पर बयान दिया, लेकिन लोगों को ये बहुत लेट रिस्पॉन्स लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को फटकार लगाई और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की मांग की। वायलेंस अभी भी कई इलाकों में जारी रहा। राजनीति, सरकार और मीडिया की बातें बहुत हो चुकी, लेकिन असली सवाल ये है, इस हिंसा की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? वो आम लोग जो न राजनीति करते हैं न नफरत फैलाते हैं। इमेजिन कीजिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपका घर जल चुका है, आपका परिवार बिखर गया है और आपको बिना किसी गलती के भागना पड़ रहा है। मणिपुर में ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हजारों लोगों की सच्चाई बन चुकी है। 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, 400+ विलेजेस जल चुके हैं, रिलीफ कैंप्स में खाने और पानी की किल्लत हो रही है, बच्चों की स्कूलिंग ठप हो गई है, 200+ लोगों की मौत हो चुकी है, महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। चाहे मेटी हो या कुकी, हर तरफ के लोग मारे जा रहे हैं। हजारों दुकानें, बाजार और छोटे व्यवसाय लूट लिए गए या जला दिए गए। इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन बिजनेस ठप हो गए। टूरिज्म इंडस्ट्री, जो मणिपुर की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा थी, पूरी तरह खत्म हो गई। कई लोकल एनजीओ और युवाओं ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। रिलीफ कैंप्स में खाना और दवाइयां पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। कुछ मेटी और कुकी समुदायों ने शांति की अपील की है। ये दिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, इंसानियत जिंदा रहती है। जब भी कोई बड़ा संकट होता है, हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, किसे फायदा हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल गेम और एक्सटर्नल फोर्सेस भी काम कर रही हैं? आइए इस पूरे मुद्दे को एक बड़े नजरिए से समझते हैं। मणिपुर में मेटी समुदाय का बड़ा हिस्सा एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, जबकि कुकीज ज्यादातर दूसरी पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। इस तरह की एथनिक वायलेंस से एक समुदाय को साथ लाना और दूसरे को अलग थलग करना एक टेस्टेड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही है। इतने बड़े स्तर पर हिंसा तभी संभव होती है जब इसके पीछे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी हो। मणिपुर के इस क्राइसिस में कई मिलिटेंट ग्रुप्स और फॉरेन इंटरेस्ट्स की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। मणिपुर हमेशा से अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप्स के प्रभाव में रहा है। इस हिंसा के दौरान कुछ आर्म्ड ग्रुप्स ने खुलकर कम्युनिटी बेस्ड किलिंग्स की हैं। कई इलीगल वेपन्स बाहर से आए हैं, जिससे हिंसा और भड़क गई। यानी कि ये सिर्फ एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल इशू भी बन सकता है। सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा खतरा आता है फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा। इस पूरी क्राइसिस में मिसइंफॉर्मेशन ने आग में घी डालने का काम किया है। मीडिया ने पहले इसे इग्नोर किया, फिर अपनी ओन नैरेटिव्स के साथ इसे दिखाया। कुछ चैनल इसे इलीगल माइग्रेशन इशू तो कुछ एथनिक जेनोसाइड बता रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी में दोनों समुदाय सफर कर रहे हैं, लेकिन मीडिया ने इसे वन साइडेड बना दिया। तो अब तक हमने देखा कि कैसे ये क्राइसिस पॉलिटिक्स, मिलिटेंसी और मिसइंफॉर्मेशन का एक डेडली कॉम्बिनेशन बन चुका है। लेकिन अगर हम ये सब जोड़ें, तो असली सवाल उठता है, आखिर इससे किसे फायदा हो रहा है? कुछ संगठनों को मणिपुर की इंस्टेबिलिटी से पावर और फंडिंग मिल रही है। आर्म्स ट्रेड और इलीगल स्मगलिंग को बढ़ावा मिल रहा है। अगर मणिपुर डिस्टेबलाइज होता है, तो इससे भारत की सिक्योरिटी को खतरा बढ़ेगा। चाइना, म्यांमार और पाकिस्तान जैसी बाहरी ताकतें इससे फायदा उठा सकती हैं। यानी कि जो लोग इस हिंसा में मारे जा रहे हैं, जिनके घर जल रहे हैं, वो सिर्फ प्यादे हैं। असली खेल बहुत बड़ा है और इसमें ताकतवर लोग अपनी चालें चल रहे हैं। जब भी किसी संकट की बात होती है, एक सवाल सबसे जरूरी होता है, क्या मणिपुर में शांति वापस आ सकती है? क्या ये नफरत और हिंसा खत्म हो सकती है? कुछ संभावित सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर एक इंक्लूसिव पीस प्लान बनाना होगा। मेटी, कुकी और नागा कम्युनिटीज के लीडर्स के साथ एक न्यूट्रल बातचीत जरूरी है। एक ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन कमीशन बन सकता है, जो दोनों पक्षों की ग्रीवेंसेस सुने और निष्पक्ष न्याय दे। वायलेंस को रोकने के लिए असली दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, न कि पूरे समुदाय को टारगेट किया जाए। मणिपुर में शांति बनाए रखने के लिए न्यूट्रल पीस कीपिंग फोर्सेस की जरूरत है, जो किसी एक पक्ष की तरफ ना झुके। फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा सक्रिय किया जाए। व्हाट्सएप और फेसबुक पर फैलाई जा रही अफवाहों को पहचानकर उन्हें रिपोर्ट किया जाए। सरकार को मिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। कई बार हमें लगता है कि ये सब बड़ी सरकारों और नेताओं का काम है,
लेकिन सच तो ये है कि हम भी शांति और बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। न्यूज़ सोर्सेस को वेरीफाई करें और बायस्ड रिपोर्टिंग को चैलेंज करें। लोगों को इस क्राइसिस की ग्राउंड रियलिटी बताने में मदद करें।